प्रधान भाई, एप्रल्स के पीछे सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? मेंस करती है या वुमेन खर्चा करती वुमन करती है सबसे ज्यादा खर्चा। है? ओके, जान सकता हूँ वुमेन कैसे? वुमन क्योंकि उसको हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, कुछ ना कुछ नया वो लोग करते रहते हैं। यानी ओकेशनली कोई इवेंट हो, सबसे ज्यादा फैशन में वो रहती वही रहती है, उनको सब का अच्छा शौक रहता है। है। ओके। भूमिका पटेल? Of course, woman. ओके। प्रियंका भट्ट? Women's. ओके। सृष्टि पटेल? Women's. ओके। स्वप्निल भाई? शायद वुमेन्स करती है। ओके। प्रसाद भाई? खर्चा तो वुमेन करती है, लेकिन मेंस के लिए करती है ज़्यादा। ओके। संदीप भाई? वुमेन से ज़्यादा करती है खर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में कई सवाल होंगे। पॉलिसी बाजार का आईपीओ आया, पेटीएम आया, गो फैशन और लाइन लगी हुई है आईपीओ की, क्या किया जाए? इन्हें हम रखें, वेल्थ क्रिएट होगा कि रिस्क है? क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होता है, रिस्क है तो इश्क है। बहुत हाई वैल्यूएशन होंगे तो क्या होगा, राइट? दोस्तों, आज जो हम आने वाले 15-20 मिनट में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ गो फैशन आईपीओ रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि ये जो इंडस्ट्री है ये आने वाले 10 साल में कैसी लगती है, इस इंडस्ट्री में और कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे पैसा इन्वेस्ट करने से वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो हम हमारी पूरी क्लियरिटी रखेंगे एपरल इंडस्ट्री पे और अदर अपॉर्चुनिटीज पे और गो फैशन का क्या किया जाए, वो मेरे साथ में। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं की है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली इस प्रकार के अपडेट्स मिल सके। सो दोस्तों, आज का हमारा शेड्यूल क्या है? हम पहले गो कलर्स की कुछ डिटेल्स लेंगे, हम आईपीओ की कुछ डिटेल्स लेंगे, हम इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे गो एप्रल्स के अलावा और कौन सी कंपनियां हैं और उनके फंडामेंटल्स क्या है, और आखिर में हम कंक्लूजन पे आएंगे कि आने वाले 10 साल में मेरे को अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो मेरे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी कौन सी है। दोस्तों, गो फैशन वुमेन्स बॉटम वेयर ब्रांड का भारत में करीबन 8% हिस्सा रखती है, तो एक अच्छी ब्रांड है। दोस्तों, ये एंगेज्ड है डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, सोर्सिंग, मार्केटिंग, रिटेलिंग वगैरह वगैरह में, और इनकी ब्रांड का नाम है गो कलर्स। दोस्तों, भारत में वुमेन्स एपरल में कंपनियां तो कई है, पर ये कुछ लीडिंग कंपनियों में से है जो वुमेन्स बॉटम वेयर एपरल्स में डील करती है। इनफैक्ट हम इस कंपनी को कह सकेंगे कि ये एक पायोनियर कंपनी होगी एक्सक्लूसिवली वुमेन्स बॉटम वेयर प्रोडक्ट में। दोस्तों, वुमेन्स बॉटम वेयर का मार्केट भारत में करीबन 14,000 करोड़ का था, जो कि टोटल वुमेन्स एपरल का 8% के करीब होता है। ये जो मार्केट है ये आने वाले 5 साल में दोस्तों करीबन 25,000 करोड़ यानी कि 10 से 12% के कगार से बढ़े ऐसी उम्मीद है। इस ग्रोथ के कारण अभी जो बॉटम वेयर का 8% मार्केट शेयर है ये बढ़ के करीबन 10% का दोस्तों हो जाएगा। तो एक चीज क्लियर है, वुमेन्स बॉटम वेयर इंडस्ट्री करीबन डबल डिजिट का ग्रोथ उम्मीद हम लोग दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों, तो ऑफर साइज क्या है? क्योंकि इंडस्ट्री अगर ग्रोइंग लगती है तो जरूर ऑफर को देखना चाहिए। दोस्तों, दोनों प्रकार की ऑफर यहां पे है। एक ऑफर है पुराने प्रमोटर से और एक ऑफर होगी कंपनी की ओर से, जिसमें कंपनी को फंडिंग मिलेगा। पुराने प्रमोटर्स की ओर से ओएफएस है जो करीबन 900 करोड़ का होगा, तो ये 900 करोड़ जाएंगे दोस्तों पुराने प्रमोटरों के पास। फ्रेश इशू करीबन 125 करोड़ की है, तो दोनों को अगर मिलाए तो करीबन दोस्तों 1000 करोड़ का ये आईपीओ हुआ, जिसमें खाली 125 करोड़ कंपनी के पास आएंगे। ये जो 125 करोड़ दोस्तों जो कंपनी के पास आएंगे 125 करोड़, इसमें से करीबन 34 करोड़ दोस्तों फंडिंग होंगे नए स्टोर्स ओपन करने के लिए। इनके अलावा कंपनी 60 करोड़ के आसपास की रकम वर्किंग कैपिटल के लिए
रखेगी। तो दोस्तों यह है कंपनी की ऑफर। अब दोस्तों बड़ा पोर्शन 900 करोड़ रुपया अगर पुराने प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच के उनके पास पैसे ले जाने वाले हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि ये सेलिंग स्टेक होल्डर कौन है। सेलिंग स्टेक होल्डर में दोस्तों दो पार्ट होते हैं। एक होता है खुद प्रमोटर्स का पार्ट। दोस्तों प्रमोटर्स के पार्ट में वीकेएस फैमिली ट्रस्ट और पीकेएस फैमिली ट्रस्ट, इनके पास करीबन 29% के स्टेक है। प्रमोटर के अलावा कुछ इन्वेस्टर स्टेक होल्डर भी है जो अपना स्टेक सेल करेंगे। इन्वेस्टर स्टेक होल्डर में दोस्तों वीसी होते हैं, जिसमें सिक्योर कैपिटल का स्टेक भी प्रमोटर जितना है दोस्तों, करीबन 29%, तो वो भी एक मेजर सेलिंग स्टेक होल्डर रहेंगे। इनके अलावा दोस्तों इंडिया एडवांटेज फंड, जिन्होंने करीबन ऑलमोस्ट दोस्तों 40 रुपए के आसपास ये शेयर खरीदे थे। डायनेमिक इंडिया फंड 1% के आसपास स्टेक है। कंबाइंड अगर हम देखें तो ये सारे इन्वेस्टर ने मिलकर ऑलमोस्ट 150 से 200 रुपीस के आसपास शेयर लिए थे 4-5 साल पहले। अब जब ये कंपनी बड़ी हो चुकी है तो यही शेयर हम लोग लेने वाले हैं करीबन 700 रुपए के आसपास। तो आइए दोस्तों, अगर हमने सेलिंग स्टेक होल्डर की जानकारी ले ली है, हम कुछ कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा भी देखें। दोस्तों जब भी हम फाइनेंशियल डेटा स्टडी करते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है इक्विटी खुद, क्योंकि इक्विटी वो पार्ट है जिससे कंपनी में पहला फंडिंग का सोर्स आया होता है। तो कंपनी का इक्विटी कितना है? ऑलमोस्ट 80 करोड़ का कंपनी का खुद का इक्विटी है। ये इक्विटी कहां से आया होगा? प्रमोटर्स का फंडिंग और कुछ स्टेक होल्डर्स का फंडिंग, इन्वेस्टर स्टेक होल्डर्स का फंडिंग, राइट। इनके अलावा कंपनी जो इतने समय से चल रही है, कंपनी ने जो कुछ प्रॉफिट्स किए होंगे, प्लस जो इन्वेस्टर स्टेक होल्डर आएंगे उन्होंने जो पैसा लगाया होगा वो फेस वैल्यू पे नहीं लगाया होगा, तो उन्होंने कुछ प्रीमियम पे पैसा लगाया होगा। इस प्रकार से दोस्तों कंपनी का नेटवर्थ यानी रिटेन्ड अर्निंग अभी 80 करोड़ नहीं होगी, वो बढ़ के कितनी हो गई होगी? तो डेटा कहता है रिटेन्ड अर्निंग एज पर लेटेस्ट, मैं पिछले साल की नहीं कह रहा हूं, जून महीने के हिसाब की रिटेन्ड अर्निंग बता रही है 264 करोड़। तो होगा दोस्तों 80 करोड़ का पेड अप कैपिटल, पर रिटेन्ड अर्निंग मिलके अभी हो चुकी है 260 करोड़ रुपए की। दोस्तों इक्विटी के अलावा का जो फंडिंग आता है एक्सपांशन के लिए कंपनियां बोरो करती है। ये केस में अगर हम देखें तो करीबन 10 करोड़ का बोरोइंग, जो कि बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है 10 करोड़ का बोरोइंग। पिछले साल 10 करोड़ का बोरोइंग था, पर अभी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बोरोइंग इनका इतना भी नहीं है। तो हम कह सकते दिस इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी, राइट। तो फंडिंग जो कुछ भी है वो इक्विटी की ओर से है। 270 करोड़ का अगर हम इनका टोटल इक्विटी देखें तो ये इक्विटी पे कंपनी जो सेल्स कर रही है वो है करीबन 251 करोड़ का। देखिए दोस्तों 2019 में ये 280 करोड़ का टर्नओवर करते थे। 2019 पे टर्नओवर इंक्रीज होके 392 करोड़ का हुआ, पर लास्ट ईयर पैंडेमिक की असर हुई जिसके कारण सेल्स घट के 251 करोड़ हुआ। तो हम उम्मीद जरूर रखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की। पिछले साल डी ग्रोथ है, ये कोई बड़े चिंता का विषय नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज फ्रॉम दिस सेक्टर हैव फेस्ड द सेम थिंग। मेन चीज दोस्तों, अगर ये कंपनी 250-300 करोड़ का सेल्स करती है तो इनके प्रॉफिट कितने हैं? दोस्तों 2019 में प्रॉफिट करीबन 31 करोड़ के थे, जो 20 में बढ़ के 52 करोड़ के हुए। तो हम मान सकते करीबन 10% का कंपनी का मार्जिन है। पर लास्ट ईयर पैंडेमिक में धोखा दे दिया। पैंडेमिक में कंपनी ने करीबन 3.5 करोड़ का लॉस किया है। तो लास्ट ईयर कंपनी वॉज इन लॉसेस। दोस्तों देखो, सही में कंपनी की परीक्षा बुरे समय में होती है। मैं मानता हूं बुरे समय में इन्होंने लॉस किया है, तो हम कह सकते हैं पैंडेमिक की वजह से लॉस है। जैसे धीमे धीमे रिकवरी आती है ये लॉस हटके वापस कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। पर दोस्तों उसी समय अगर हम बढ़िया कंपनियां इसी सेक्टर में देखें तो ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने पैंडेमिक में भी प्रॉफिट किए हैं, राइट। तो हमें पहली प्रायोरिटी उन्हीं कंपनियों को देनी चाहिए, राइट। सो प्रॉफिट के बाद अगर मैं
ईपीएस देखो, मेरे हिस्से की अर्निंग 2020 10 रुपए का दोस्तों इनका ईपीएस था। पिछले साल हालांकि लॉस था, तो 70 पैसे का ईपीएस लॉस था लास्ट ईयर। तो मैं लास्ट ईयर का ईपीएस लॉस न देखूं, मैं ये मानूं कि चलो 2022 में वापस से कंपनी प्रॉफिट करेगी, तो ये 10-11 रुपए का ईपीएस मैं वापस देखूंगा, राइट। तो मैं पे कर रहा हूं 690 रुपीज। मुझे मिलता क्या है, वैसे तो मुझे लॉस मिला है लास्ट ईयर, पर मैं मान सकता हूं चलो 10-11 रुपए मेरे को 690 रुपीज पे मिलेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है, एक वैल्यूएशन पे कंपनी ने हमें ऑफर की है, राइट। एनएवी दोस्तों, एनएवी यानी इसे हम बुक वैल्यू ही मानेंगे, राइट। तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है ये करीबन 55 रुपए के आसपास है। पिछले साल लॉस किया, तो अभी का लेटेस्ट बुक वैल्यू तो अभी हम देख रहे हैं करीबन 51 रुपीज है। अब आप सोचो, रियल वैल्यूएशंस कंपनी के 51 रुपीज है, आप पे कर रहे हो 690 रुपीज। तो वैल्यूएशंस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कीमत दोस्तों हम लोग पे कर रहे हैं, जो सस्ता नहीं है। हम अच्छी खासी कीमत दोस्तों ये वैल्यूएशंस पे दे रहे हैं, तो महंगा तो दोस्तों है, राइट। सो दिस वाज योर टोटल important data which we have collected from your financial informations। दोस्तों एक चीज हमें यहां पे खास देखनी होगी कि ये जो कंपनी अपना जो सेलिंग करती है, रिटेलिंग, वो स्टोर्स के द्वारा करती है। तो स्टोर किसके होंगे दोस्तों, करीबन 400 जितने इनके स्टोर है जो ज्यादातर लीज पे होते हैं। तो कंपनी पे लीज लायबिलिटी करीबन 200 करोड़ की मैं यहां पे देख पा रहा हूं। तो लीज लायबिलिटी 200 करोड़ की होने से जो इनकम इनके पास आएगी उसमें से एक फाइनेंस कॉस्ट इनकी हर साल अच्छी खासी बाहर जाएगी, राइट। लास्ट ईयर दोस्तों पैंडेमिक में हमने देखा कि जो भी कंपनियों के लीज लायबिलिटी ज्यादा थी, कई कंपनियों ने पिछले साल लॉसेस भी किए हैं। तो बुरे समय में ये लीज लायबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के बाहर आती है। आपने देखा लास्ट ईयर बाटा ने लॉसेस किए, रिलैक्सो ने लॉसेस नहीं किए, रिलैक्सो वाज इन प्रॉफिट, क्योंकि बाटा, मेट्रो, खादिम ये सब स्टोर्स लीज पे है। रिलैक्सो के खुद के स्टोर्स इतने नहीं है, वो तो रिटेल डायरेक्ट दुकानदारों के द्वारा करती है, तो उनको फायदा हुआ, लीज वालों को नुकसान हुआ, राइट फ्रेंड्स। कितने का अंदाज रख सकते हैं, ये दोस्तों इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है। देखो 200 करोड़ का अगर लीज लायबिलिटी है, 20 करोड़ रुपया ये खा जाएंगे हर साल। तो जो धंधा आपका होगा, कितना धंधा कर रहे हैं, 301 करोड़, उसमें से करीबन 8 से 10% कॉस्टिंग इनकी लीज के पीछे जाएगी। चलो दोस्तों, तो कंक्लूजन क्या है ये इनकम स्टेटमेंट देखने के पीछे? हमने बैलेंस शीट देखी, हमने इनकम स्टेटमेंट देखा, राइट, कैश फ्लो देखा। इनका कंक्लूजन क्या है? इनका इक्विटी कितना है? अभी मैंने बताया 79 करोड़ का इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग कितना है? 264 करोड़ का टोटल इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग प्लस इक्विटी यानी टोटल इक्विटी 264 करोड़ का है। इतने पे ये लोग धंधा कितना करते हैं? 250 करोड़। 250 करोड़ में लीज लायबिलिटी भी इनकी 200 करोड़ जितने की है। पिछले साल के मार्जिन कितने हैं? नेगेटिव मार्जिन। तो हमें याद रखना पड़ेगा, जब कभी ऐसा मुश्किल दौर आएगा, दिस कंपनी को टर्न इनटू लॉसेस। तो ये लॉसेस को भूलना नहीं है दोस्तों। डेट पेइंग कैपेसिटी कंपनी की 1 गुना है। हालांकि डेट फ्री कंपनी है, पर डेट पेइंग कैपेसिटी क्यों इतनी कम हो जाती है? क्योंकि धंधे में से जो खर्चा होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो बहुत अच्छा स्प्रेड इन लोगों को नहीं मिल पाता है, राइट। ये कुछ है दोस्तों कंक्लूजन, ये 2-3 डेटा देखने का। हम लोग दोस्तों ऑफर लाने का ऑब्जेक्ट चेक करेंगे, राइट। तो दोस्तों क्या है ऑफर? ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, राइट। देखो जब भी हम ऑफर देखते दोनों चीज देखनी चाहिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर हम इनका करें तो वुमेन्स अपैरल में है दोस्तों। अपैरल एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसमें जहां पे गो फैशन है, गो फैशन की जो ब्रांड है गो कलर्स, एक जानी पहचानी ब्रांड है। भारत भर में इनके रिटेल शोरूम्स है करीबन 400 जितने, अच्छा सेल्स कर रहे हैं, राइट। अपने मार्केट में ये 8% का शेयर रखते हैं, तो अच्छा खासा शेयर है। तो ये सब क्वालिटी को हम मानेंगे, राइट। इनके साथ अब हम दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब करें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने कुछ डेटा ऑलरेडी देखा। मुझे क्या मिलता है जब मैं 690 रुपीज पे करता हूं? मुझे अभी मिल रहा है नेगेटिव ईपीएस,
तो ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। पर चलो, ये पिछले साल के हिसाब से था, कोविड रिलेटेड। हम उम्मीद करेंगे ये साल से वापस, चलो ये साल भी मुश्किल लग रहा है, पर अगले साल से वापस 10-11 रुपए का अर्निंग मेरा होने लगेगा। फिर भी ये कम अर्निंग है 690 के हिसाब से, राइट। सेकंड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। नेटवर्थ कितना मैंने बताया, टोटल जो कंपनी का 250-300 करोड़ का जो नेटवर्थ है उस पे मुझे मिलता क्या है, -1.25 रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, बिकॉज कंपनी मेड लॉसेस लास्ट ईयर, राइट। अगर आप इसको प्रॉफिट भी गिनो, जैसे कंपनी ने प्रॉफिट भी किए, तो कंपनी 50 करोड़ का भी प्रॉफिट करती है। 50 करोड़ का प्रॉफिट, इनका जो टोटल इक्विटी था कितना था, 250 करोड़ का, तो उसके ऊपर करीबन कितना हुआ, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 20% जितना तो हुआ। प्रॉफिट में आएगी तब रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा होगा। अभी रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका अच्छा बिल्कुल नहीं है। बुक वैल्यू 51 है, जो कि बहुत कम है, जो ऑफर हमें की जा रही है भाव उसके हिसाब से, राइट। सो क्वांटिटेटिव फैक्टर में ये 3 चीज देखे तो भी सब पत्ते हमारी ओर नहीं आ रहे, हमें लग रहा है कि महंगा आप लोग हमें दे रहे हो, राइट। तो इनके अलावा आप ये कह सकते हो कि दूसरी कंपनियां भी महंगी है। तो चलो दोस्तों, हम दूसरे इनके पीयर ग्रुप भी देख लेते हैं। दोस्तों, गो फैशन के पीयर ग्रुप में इसको अगर हम एक एप्पल की इंडस्ट्री की कंपनी का है, तो एक इससे मैं कंपेयर करूंगा पेज इंडस्ट्री के साथ, जहां पे आप लोगों ने, आज गो फैशन का आईपीओ आया है कुछ साल पहले, जब पेज का आईपीओ आया तब भी आप लोगों ने पैसा डाला था, और जब तक मैं जानता हूं पेज इंडस्ट्री में तब से लेके अब तक हमने हर फॉलिंग अपॉर्चुनिटीज को कैश किया है। आईपीओ के समय भी हमने सोचा कि ये कंपनी जबरदस्त ग्रोथ करनी चाहिए, कंसीडरिंग देयर पास्ट डेटा, डेप्ट फ्री कंपनी थी, अच्छे मार्जिन थे, बुरे समय में भी प्रॉफिट करती थी, तो हमने पैसा लगाया। दोस्तों, आज वो कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ करके दिखाया है और अभी भी भविष्य उसका उज्जवल है। तो पेज अगर मैं देखूं तो दोस्तों करीबन 3000 करोड़ का टर्नओवर करती है। गो फैशन कितना कर रही है, 300 करोड़ का। तो गो फैशन के मुकाबले आपकी पेज का 10 गुना ज्यादा टर्नओवर है। पेज ने पिछले साल के मुश्किल समय में भी प्रॉफिट किया, तो हमें यह याद रहे कि बुरे समय में भी पेज ने हमें बचाया है। वो हर बार प्रॉफिट करती है, तो भविष्य में भी हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि जब जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आएगी वो हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट करके देगी और हमारा डिविडेंड कंटिन्यू रहेगा। गो फैशन में ये तकलीफ हो सकती है दोस्तों, बुरे समय में जैसे पिछले साल धोखा दिया, हो सकता है ये भविष्य में भी लॉसेस करे, देन दैट्स नॉट गुड। पेज का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 40% का है, दैट्स अमेजिंग दोस्तों, जबरदस्त है। और एनएवी बुक वैल्यू पेज की 800 रुपए है। अब 800 के सामने मेरे हिसाब से 30,000 रुपए जैसा अगर भाव चल रहा है, तो देखो भाव कितना ज्यादा है उसका भी। पर क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी है। या कंसिस्टेंसी नहीं है गो फैशन में, तो भी हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, राइट। मार्जिन दोस्तों 12% के कोरोना पीरियड में है, तो ये भी एक बढ़िया चीज है। जब कोरोना में बाकी कंपनियों ने लॉसेस किए, इसलिए इसे मार्केट कैप कितना मिल रहा है पेज को, करीबन 50,000 करोड़ का, 45,000 करोड़। तो 45,000 करोड़ आपका मार्केट कैप पेज का। इसका कितना मार्केट कैप है गो कलर का? अंदाजे से 4,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, राइट, गो कलर का। दोस्तों दूसरी एक कंपनी है पेयर में, ट्रेंट, अगेन अ वेरी गुड कंपनी फ्रॉम टाटा ग्रुप। अगर आपने ज़ूडियो का नाम सुना है, वेस्टसाइड का नाम सुना है, तो ये सब ब्रांड किसकी है? ट्रेंट की, टाटा ग्रुप, राइट। दोस्तों इनका भी धंधा करीबन 3,000 करोड़ जितना, तो अच्छा धंधा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखो, पिछले साल इन्होंने भी धोखा दिया, लॉसेस में आ गए। लास्ट ईयर दे मेड लॉसेस ड्यू टू कोविड, क्योंकि ये नीड की प्रोडक्ट नहीं है। देखो डिमार्ट आपको ग्रोसरी भी देता है, नीड प्रोडक्ट है, तो कोरोना में उनको कोई इफेक्ट नहीं आई, उन्होंने प्रॉफिट किया, रिलायंस ने प्रॉफिट किया। लेकिन आपका ट्रेंड ने लॉस क्यों किया? क्योंकि ये डिमांडिंग प्रोडक्ट नहीं है। जब हम मुश्किल में थे तब हमने पहले क्या लिया? ग्रोसरी लिया, लग्जरी बाद में आती है, राइट। तो ट्रेंड वॉज अफेक्टेड, इन्होंने लॉसेस किए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ पिछले साल का 8%। तो ट्रेंड में भी यही ध्यान रखने का कि जरूरी नहीं है बुरे समय में कंसिस्टेंट प्रॉफिट करेगा। अब टाइटन देखो, कितना मुश्किल समय था, फिर भी इन्होंने प्रॉफिट किए। तो टाइटन को एक हम 5 स्टार रेटिंग वाली कंपनी बताएंगे, हम पेज को एक अच्छी कंपनी बता सकते हैं। पर ट्रेंड टाइटन और पेज से थोड़ी वीक हुई है कि नहीं,
राइट। कंसिस्टेंसी की दोस्तों उम्मीद नहीं रख पाएंगे हम उसमें। सेम थिंग इन योर बाटा, 2000 करोड़ का टर्नओवर, पर उन्होंने भी पिछले साल लॉसेस किए, राइट। देखो रिटर्न ऑन नेटवर्थ करीबन -5, मार्जिन -5। आदित्य बिरला फैशन, बाटा को रिलैक्सो से कंपेयर करें देन रिलैक्सो इज अ वेरी गुड कंपनी। तो मैं ये इंडस्ट्री में एक रिलैक्सो को भी प्रीफर करूंगा जिन्होंने मुश्किल समय में प्रॉफिट किए और 3-1000 करोड़ का टर्नओवर है। आदित्य बिरला फैशन सबसे बड़ी कंपनी है पूरी इंडस्ट्री के, टाइटन नहीं गिन रहे, नहीं तो आदित्य बिरला इज मेकिंग 5000 करोड़ टर्नओवर, 5000 करोड़, यानी इनसे करीबन 20 गुना टर्नओवर हुआ। पर अगेन आपका आदित्य बिरला का धंधा 5000 करोड़ पर मार्केट कैप इनको मिलता है खाली 25000 करोड़। क्यों कम मार्केट कैप है? क्यों पेज का धंधा इससे आधा पर फिर भी पेज का मार्केट कैप इससे डबल आदित्य बिरला से? बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, उन्होंने कभी भी लॉस नहीं किया है और ये कंपनी ने मेरे हिसाब से मुश्किल से कभी प्रॉफिट किया है। तो कहां फिर अपना वेल्थ बनने वाला है? एक्सट्रीमली वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनीज। टीसीएनएस क्लोथिंग 700 करोड़ का टर्नओवर, नेगेटिव मार्जिन, नेगेटिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इन सबसे दूर रहे दोस्तों। ये पूरा वर्ल्ड अगर मैंने पीयर ग्रुप देखा तो मुझे गो कलर भी पसंद नहीं आई। हम स्टार रखेंगे दोस्तों टाइटन पे और पेज जैसी कंपनियों पे और रिलैक्सो पे। दिस 3 कंपनीज कुड टर्न अवर मनी इनटू वेल्थ। बाकी सब जगह पे एवरेज रेटिंग हमें देना चाहिए। दोस्तों हम देखते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू। इंडस्ट्री मतलब अगर ग्रोथ इंडस्ट्री का होता है तो पेज, टाइटन, ना गो कलर, ना रिलैक्सो, ना बाटा, ना सबके धंधे बढ़ेंगे, फायदा कुछ ही कंपनी उठा पाएगी। पर इंडस्ट्री में किस चीज का फायदा हम ज्यादा उठा पाएंगे? आइए दोस्तों इंडस्ट्री का डेटा स्टडी करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जीडीपी। जैसा आप लोग डेटा में देख पा रहे हो दोस्तों, हमने 2010 से लेके 2020 और 2025 के एस्टिमेट यहां पे आपको दिए हुए हैं। आप देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार से इंडिया अभी 6th लार्जेस्ट वर्ल्ड की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभर कर बाहर आई है। दोस्तों सबसे ज्यादा उम्मीदें दुनिया में कौन सी मेजर इकोनॉमी से है? भारत। आप देख सकते हो एस्टिमेट्स अलग अलग कंट्री के दोस्तों। सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी ये पूरे लिस्ट में दोस्तों इंडिया है। 7% से बढ़ने का अनुमान है जो कि पूरे लिस्ट में सबसे फास्टेस्ट है। तो दोस्तों एक चीज क्लियर है, अगर पैसा कहीं पे बनना है तो दोस्तों वो बनना है आपके भारत में। फास्टेस्ट ग्रोथ मिलेगा दोस्तों इंडिया में। तो अगर इंडिया ग्रोथ करेगा तो उससे कहां पे दोस्तों हमें फायदा होगा? दोस्तों ये है डेटा आपके सामने 1991 से लेके अब तक के, जब हम दोस्तों करीबन 17 नंबर पे थे। दोस्तों इंडिया का पॉपुलेशन दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे हाईली पॉपुलेशन, पर दोस्तों हम 17 नंबर पे, ये अच्छी बात थी? बिल्कुल बुरी बात थी दोस्तों। 17 नंबर इंडिया को बिल्कुल शोभा नहीं देता है दोस्तों। लेकिन हम लोग ग्रोथ, कंसिस्टेंसी और बहुत अच्छा कर रहे थे। ग्रोथ करते करते आप देख सकते हो कैसे साल ब साल हर साल इंडिया ने ग्रोथ किया और हमारा जो रैंकिंग है 17 से 15th। और किस प्रकार से दोस्तों, एज यू कैन सी 2010 में हमने टॉप 10 में एंट्री ली दोस्तों। 2010 में टॉप 10 और अभी जैसे आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो 5th और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। दोस्तों 2030 में ये उम्मीद है कि इंडिया दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए। नो डाउट फ्रेंड्स, इंडिया ग्रोथ कर रही है और इंडिया का जो जीडीपी है वो जबरदस्त बढ़ना है। ये जो जीडीपी है इसको जबरदस्त बूट करेगा दोस्तों इंडिया का खुद का डोमेस्टिक कंजप्शन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है दोस्तों। करीबन एज यू कैन सी 60% कंजप्शन तो हम डोमेस्टिकली कंज्यूम करते हैं। ये जो डोमेस्टिक कंजप्शन है दोस्तों ये बनता है गुड्स और सर्विसेज दोनों सेक्टर में से। गुड्स यानी फूड, लाइफस्टाइल, होम, फार्मेसी वगैरह वगैरह। सर्विसेज यानी दोस्तों जैसा हमने दिया हुआ है फूड सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा।
दोस्तों हाई शेयर हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन का होने की वजह से हम इंसुलेटेड रहते हैं वर्ल्ड वाइड की इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी से भी दोस्तों। इनके अलावा अगर हम इंडिया का डोमेस्टिक कंजप्शन का ग्रोथ देखें और उसे यूएस या चाइना से कंपेयर करें तो दोस्तों हमारा कंजप्शन 11% से बढ़ा है, जबकि यूएस और चाइना का कंजप्शन करीबन 5 और 8% से बढ़ा है। तो दोस्तों भारत का डोमेस्टिक कंजप्शन तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों डोमेस्टिक कंजप्शन को बूस्ट करती है इंडियंस की जीडीपी पर कैपिटा। दोस्तों इनकम बहुत लो थी, आप देख सकते हो 1990 में सालाना इनकम एवरेज इंडियन की खाली 6700 रुपीज थी। तो 6700 रुपीज में हम दोस्तों क्या उम्मीद रखेंगे, क्या कंजप्शन होगा। दोस्तों जबरदस्त इनकम बढ़ी है इंडियंस की 2012 के बाद। इनकम जीडीपी पर कैपिटा में जबरदस्त ग्रोथ आया है लिबरलाइजेशन के बाद। दोस्तों 2012 से अगर हम अब तक का भी देखें तो इंडियंस की इनकम 10% के कगार से बढ़ती जा रही है, जो जबरदस्त ग्रोथ है। दोस्तों 2019 में 1.5 लाख रुपए की इनकम थी और हमें ये उम्मीद है कि जस्ट आने वाले तीन एक सालों में यानी 2025 में हम एवरेज इंडियन की इनकम करंट 1.5 लाख से 2.3 लाख की देखेंगे। तो जब एवरेज इंडियन की इनकम बढ़ती है इससे किसको बूस्ट मिलता है, डोमेस्टिक कंजप्शन को बूस्ट मिलता है। ये दोस्तों बूस्ट इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी रेशियो सुधर रहा है। आप दोस्तों देख सकते हो इस चार्ट में कि किस प्रकार से 1990 में 72% इंडिया डिपेंडेंट था, एजेड था। अभी का अगर हम डेटा देखें 2020 दोस्तों 50% इंडिया प्रोडक्टिव है, यंग इंडिया है। दोस्तों आज अगर हम देखें 139 करोड़ के पॉपुलेशन में दोस्तों हमारा जो मीडियन एज है वो करीबन 28 इयर्स का है, जिसे अगर हम यूएस और चाइना से आज कंपेयर करें, जो वो लोग एक समय पे यंग थे, आज यूएस और चाइना हम 28 है और यूएस चाइना दोनों करीबन 40 पे है, तो इंडिया एक हाईली प्रोडक्टिव कंट्री बनकर बाहर आएगी। दोस्तों इससे फायदा किधर होता है, दोस्तों फायदा जबरदस्त होता है। कैसे, पॉपुलेशन तो एवरेज बढ़ती है 1% के आसपास से। तो इंडिया में जैसे ये जो डेटा दिया हुआ है 2009 में करीबन 24 करोड़ परिवार रहते थे। अब 24 पर करोड़ के परिवार में दोस्तों 5 to 10,000 डॉलर सालाना कमाने वाले परिवार कितने थे, ओनली 15%। दोस्तों 10 से 50,000 डॉलर सालाना कमाने वाले परिवार कितने थे, ओनली 5%। तो सिर्फ 5% लोग को हम रिच कहेंगे। जैसे जैसे जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का बढ़ता चला गया, हम अगर दोस्तों अभी के 2020 के डेटा देखें तो जो हाउस होल्ड 24 करोड़ थी वो बढ़ते बढ़ते 31 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि पॉपुलेशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। पर ये 31 करोड़ हाउस होल्ड में जो दोस्तों 10 साल पहले खाली 3.5 करोड़ परिवार 5 to 10,000 डॉलर सालाना कमाते थे, आज दोस्तों 13 करोड़ परिवार कंजप्शन के इंजन को बूम कर रहे हैं, क्योंकि करीबन 13 करोड़ परिवार है जो 5 to 10,000 डॉलर पर ईयर की इनकम पाते हैं। तो हम इससे ये कह सकते हैं दोस्तों 13 पर पहले 10 साल पहले खाली 15% भारत 5 to 10,000 डॉलर कमाता था साल का, आज की तारीख में 40% इंडियंस सालाना 5-10 हजार डॉलर की इनकम पाते हैं। तो ये इतने बड़े डिफरेंस से क्या हुआ दोस्तों, हम कंज्यूम ज्यादा करने लगे और इसी चीज ने इकोनॉमी को बूस्ट किया है और आने वाले समय में भी करेगा। दोस्तों ये डेटा अगर हम 10 to 50,000 डॉलर का भी देखें तो कितना था, खाली 5% परिवार, यानी 1 करोड़ परिवार खाली ऐसे थे जो 10,000 प्लस डॉलर साल के कमाते थे। दोस्तों इन द रिसेंट सिनेरियो यू कैन सी करीबन 10 करोड़ परिवार दोस्तों इंडिया में है अभी, जो 10,000 to 50,000 डॉलर की रेंज में आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं
31% ऑफ इंडियंस आर नाउ इन दिस लैब। यही चीजों से दोस्तों जीडीपी हमारा पिछले 10 साल में ग्रोथ किया है और आने वाले दशक में इंडिया को टॉप 3 इकोनॉमी में ले जाएगा, क्योंकि अभी तो इंडिया शुरू हुआ है। दोस्तों इन सब चीजों का आपकी एपरल इंडस्ट्री से क्या लेना देना? दोस्तों एपरल इंडस्ट्री रिटेल का एक पार्ट है। तो रिटेल कितना है और कैसे ग्रोथ करने वाला है, यह समझने के लिए मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो फनल आप देख रहे हो ये काम लगेगी। दोस्तों 2015 की अगर आप फनल चेक करें तो इंडिया का जीडीपी 2015 में था करीबन 1.7 ट्रिलियन। तो 1.7 ट्रिलियन में से करीबन आधा हमारा प्राइवेट कंजप्शन है, जिसमें हम गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करते हैं। आधा कितना हुआ? करीबन 0.97 ट्रिलियन। 0.97 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन गिनो आप। उसमें से रिटेल और आधा, यानी रिटेल करीबन आधा ट्रिलियन था 2015 में। अब दोस्तों जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज हुआ, अगर हम 2020 का सिनेरियो देखें तो जीडीपी पहुंचा 1.7 से 2.7। तो प्राइवेट कंजप्शन गुड्स और सर्विस का कितना हो गया? करीबन आधा, 1.7 ट्रिलियन। जो पहले जीडीपी था उतना अब प्राइवेट कंजप्शन होने लगा। एम आई राइट? और उसका करीबन आधा आपका रिटेल। तो रिटेल का वर्ल्ड 2020 में कितना था? 0.8 ट्रिलियन। राइट? अब जैसे जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, 2025 में हम उम्मीद कर रहे हैं 4 से 5 ट्रिलियन के बीच में जाए। हमने लोअर साइड पे लिखा है 4 ट्रिलियन। तो 4 ट्रिलियन का अगर आपका जीडीपी 2025 का करीबन आधा प्राइवेट कंजप्शन कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 2.2 ट्रिलियन। रिटेल कितना हो जाएगा? दोस्तों 1 ट्रिलियन तो रिटेल की इंडस्ट्री होगी। कितनी? शुड आई रिपीट? 1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज रिटेल आने वाले 5 सालों में बन जाएगी। तो रिटेल जो है ये जबरदस्त ग्रोथ से बढ़ने वाली एक इंडस्ट्री है। इसीलिए जनरली आज से नहीं बरसों से हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि जब आप शेयर बाजार में निवेश करने का सोचते हो, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए रिटेल। आज भी लो दोस्तों, इसी रिटेल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा एक प्रश्न अभी आपके दिमाग में आता होगा कि ये जो रिटेल नामक चिड़िया है, ये अगर डबल डिजिट से ग्रोथ करने वाली है, करीबन 10% से ग्रोथ अगर हम इसमें उम्मीद करते हैं, तो सबसे तगड़ा ग्रोथ कौन से रिटेल में आना चाहिए? क्यों ना हम वहीं पे डायरेक्ट फोकस करें। तो रिटेल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोस्तों 3 पार्ट में, एज यू कैन सी। नंबर 1 पार्ट इज नीड बेस्ड कंजप्शन। सेकंड पार्ट इज प्राइमरी नॉन फूड। दोस्तों नीड बेस में फूड और ग्रोसरी आती है। प्राइमरी नॉन फूड में एपरल आती है, एपरल एंड एसेसरीज, ज्वेलरी एंड वॉचेस, और आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। प्राइमरी नॉन फूड। और दूसरा आता है दोस्तों अदर नॉन फूड, जिसमें कौन से पार्ट आते हैं? होम एंड लिविंग, फार्मेसी एंड वेलनेस, फुटवेयर एंड अदर्स। इसमें सबसे बड़ा पार्ट दोस्तों किसका है? दोस्तों ऑब्वियस सी बात होती है, कोई भी कंट्री जो डेवलपिंग होती है, डेवलपिंग मतलब अभी डेवलप नहीं हुई है, डेवलप्ड इकोनॉमी के लोगों की इनकम ज्यादा होती है, तो वहां पे फूड एंड ग्रोसरीज में स्पेंडिंग होने के बाद उनके पास काफी पैसा बचता है ये दूसरी जगह पे डालने के लिए। पर इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में पहली हमारी प्रायोरिटी होती है फूड बेस्ड, नीड बेस्ड। डायलॉग आपने सुना ही होगा, रोटी कपड़ा और मकान, ये पहली प्रायोरिटी हुई। तो फूड बेस में करीबन 60% रिटेल दोस्तों आ गया। राइट? ये जो 60% फूड बेस अभी नीड बेस है, खाना, राइट, वहां पे जो हम खर्च करते हैं, जैसे जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ेगी, खाने का जो पार्ट है वो लिमिटेड रहेगा, दूसरा पार्ट हमारा एक्सपांड होगा। राइट? तो जो ग्रोथ है, जो शेयर है, वो
फूड एंड ग्रोसरी का सबसे बड़ा है 60%, जिसके कारण जो बड़े बड़े मॉल्स है वो आपको अभी किसके दिख रहे? डीमार्ट में जैसे एंट्री लोगे पहले आपको क्या दिखेगा? फूड एंड ग्रोसरी, राइट? तो बड़े बड़े मॉल में पहले आपको फूड एंड ग्रोसरीज दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ जो है वो फूड एंड ग्रोसरी के अलावा दूसरी जगह दिखेगा, क्योंकि इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है। तो बड़ा मार्केट फूड और ग्रोसरी का है, पर उसके साथ दूसरे कुछ सेक्टर है जहां पे जबरदस्त ग्रोथ आने वाला है। अभी छोटा हिस्सा है बट ग्रोथ वुड बी वेल। ये कौन सा है ये भी देखें दोस्तों। एज पर डेटा एकदम धमाकेदार ग्रोथ। आपका रिटेल भले 10% से बढ़ने वाला है, लेकिन एपरल एंड एसेसरीज 23% के ग्रोथ से बढ़ने वाला है। क्यों हमने आपको कोविड में अगेन टाइटन रिकमेंड किया था, पेज रिकमेंड किया था, रिलैक्सो रिकमेंड किया था? अंडरस्टैंड? पता चला आपको? क्योंकि ग्रोथ तगड़ा इधर आएगा। लो ये सब कंपनियां अभी जो लेवल पे है ये गरीब इंडिया में लोअर इनकम में है। अब तो इंडियंस की इनकम बढ़ेगी, यहां पे और खर्चा होगा। तो एपरल्स एंड एसेसरीज 23% ग्रोथ दिखेगा। आप जैसे यहां पे देख सकते हो फुटवेयर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल का पार्ट है, तो फुटवेयर में बहुत पैसे लगने वाले। 23% पार्ट, ये छोटी इंडस्ट्री है। इतना बड़ा अगर रिटेल है तो उसका खाली 1-2% फुटवेयर का है, पर ग्रोथ जबरदस्त होगा, राइट? तो इसीलिए रिलैक्सो जैसी कंपनी को भूलिएगा नहीं। अप्रैल का हमने ग्रोथ बात कर लिया, तो पेज टाइटन को भूलिएगा नहीं। उसके अलावा ग्रोथ आपको यहां पे ज्वेलरी एंड वॉचेस का दिख रहा है, तो अगेन ज्वेलरी वॉचेस तो टाइटन उसमें राजा है, कोई डाउट नहीं है, राइट? इनके अलावा होम एंड लिविंग एंड अदर्स, यहां पे भी ग्रोथ आप देखोगे। हम ये सारे सेक्टर में देखेंगे कि किधर हमें पैसा मिलने वाला है, राइट? दोस्तों इन चीजों से मैं ये कंक्लूजन पे आया कि रिटेल ऑब्वियसली बड़ा बनेगा, उसमें फूड एंड ग्रोसरीज का एक बड़ा पोर्शन रहेगा। इसीलिए डीमार्ट और रिलायंस रिटेल जैसी कंपनियों को हम ज्यादा वेटेज रखते हैं, पर उसके साथ फुटवेयर, अपरल एंड एसेसरीज जैसे कंपनियों को भूलना नहीं चाहिए। अब दूसरा एक दोस्तों दिमाग में हमारा सवाल आता है जो यहां पे है, ओवरऑल रिटेल मार्केट में ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये कितना बड़ा होता जा रहा है? तो दोस्तों ओवरऑल रिटेल मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इतना बड़ा नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आपके सुपर मार्केट्स आएंगे, दिस आर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जिसमें डीमार्ट, रिलायंस रिटेल जैसे आए, आपके टाइटन जैसे शोरूम, रिलैक्सो जैसे आएंगे, आपके बाटा जैसी कंपनियां, ये सब किधर आएगी? ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। पेज इंडस्ट्री जैसी कंपनियां, आपकी ये जो गो कलर्स है, राइट, दिस ऑल इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हो, अभी कितना है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट? 2 दशक अभी होने को आए, राइट? अभी 2 दशक पहले ही तो इंडिया में ये सुपरमार्केट का एक थीम आया। पिछले 2 दशक में अभी भी इंडिया में पेनिट्रेशन 11.8% का है। एम आई राइट? या 11.8 तो बहुत कम है दोस्तों। आने वाले 5-1 सालों में हम इसे बढ़ते बढ़ते 20% पहुंचता देखेंगे। तो देखो एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि अगर रिटेल बढ़ने वाला है 10% से, तो ऑर्गेनाइज मार्केट तो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल रिटेल नहीं, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों रिटेल में निवेश करने पे पैसा तो तगड़ा बनेगा, क्योंकि यहां पे आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी एक एडिशनल बेनिफिट होगा, राइट? दोस्तों तो रिटेल में पैसा लगा रहे हैं, तो ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये चार्ट हमें ये बताता है, जैसे यहां पे उदाहरण दिया हुआ है फूड एंड ग्रोसरी का, तो फूड एंड ग्रोसरी में करंट सिनेरियो में ऑर्गेनाइज रिटेल खाली 5% है। कैन यू सी? सिर्फ 5%। आने वाले 5 साल में ये बढ़ के 9% हो जाएगा, राइट? तो रिटेल भी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइज प्लेयर का शेयर भी बढ़ेगा। तो कौन है बड़े खिलाड़ी इसमें? सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 कौन है रिटेल में? रिलायंस रिटेल है ना, फिर डीमार्ट, बिग बाजार, ये सब खिलाड़ी नंबर 1 है। ये सब फूड एंड ग्रोसरी में अव्वल है। दूसरा ज्वेलरी एंड वॉच मार्केट देखो,
एपरल्स एंड एसेसरीज देखो तो ये कुछ कैटेगरी ऐसी है जो ऑलरेडी अभी भी 30% यहां पे मार्केट ऑर्गेनाइज प्लेयर के हाथ में आ चुका है। ये भी दोस्तों बढ़ के 40-45% जैसा होगा। तो ज्वेलरी एंड वॉचेस में तो आपका तनिष्क, कल्याण जैसी कंपनी आनी चाहिए। तनिष्क यानी टाइटन, राइट। एपरल एंड एसेसरीज में सेंट्रल, जैसे मुंबई सेंट्रल, बड़ौदा सेंट्रल, दिल्ली सेंट्रल, तो सेंट्रल के जो शोरूम है, शॉपर स्टॉप है, आपका लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड, जारा, राइट, वेस्ट साइड फ्रॉम टाटा, राइट, यूसीबी, टाइटन, ये सब एपरल एंड एसेसरीज में आएंगे। फुटवेयर जो ऑलरेडी 30% है, यहां पे कौन कौन खिलाड़ी है? बाटा इंडिया, मेट्रो शूज, तैयार हो जाओ, उनका आईपीओ आने वाला है 3-1 महीने में। खादिम, रिलैक्सो तो ऑलरेडी है, राइट। फार्मेसी एंड वेलनेस 10% ऑर्गेनाइज मार्केट के हाथ में है। 20% होगा, जिसमें खिलाड़ी नंबर 1 है दोस्तों अपोलो फार्मेसी, राइट। इनके अलावा कुछ और आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक भी यहां पे देख सकते हो। देखो वो भी हाईली पेनिट्रेटेड है, मतलब ऑर्गेनाइज मार्केट के हाथ में 32% है। 45% होगा। कौन है बड़े खिलाड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के, रिटेलिंग के? विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल। क्रोमा किस में आएगा? अगेन ट्रेंड, राइट। होम एंड लिविंग में होम सेंटर, होम स्टॉप वगैरह वगैरह, तो ये सब है बड़े खिलाड़ी, ध्यान रखने का यहां पे, राइट। पर मैं जानता हूं दोस्तों आपके दिमाग में सवाल हो रहा है कि पीयूष भाई अभी तो सब ई कॉमर्स कर रहे हैं, राइट, ऑनलाइन मंगाने का। तो ई कॉमर्स यानी ई टेल का क्या योगदान है? ऐसा तो नहीं कि आप सब सुपरमार्केट में इन्वेस्ट करो और ई कॉमर्स की कंपनियां चल जाए। तो ये भी होशियार है ई कॉमर्स की कंपनियां। और ई कॉमर्स छोड़ो, आपके जो रिटेल स्टोर है वो भी पागल नहीं है, वो भी जबरदस्त होशियार है। क्यों, कैसे मैं कह सकता हूं? देखिए, अभी ई कॉमर्स में पेनिट्रेशन फूड एंड ग्रोसरीज में कितना दिख रहा है? आप देख सकते हो दोस्तों, ई कॉमर्स में पेनिट्रेशन खाली 0.5% का है। तो फूड एंड ग्रोसरी इज लिस्ट पेनिट्रेटेड इन द टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। और आने वाले समय में भी फूड एंड ग्रोसरीज में सबसे कम ई कॉमर्स रहेगा। इसीलिए डीमार्ट, रिलायंस, बिग बाजार, ये सब लोग जो सुपरमार्केट में किस पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा? फूड एंड ग्रोसरीज पे। उनको पता है कि आने वाले समय में भी ये जो प्रोडक्ट है वो आप ई कॉमर्स पे तुरंत डाइवर्ट नहीं होने वाले हो। देखो 2025 में भी खाली 4% ई कॉमर्स के पास इसका बाजार जाएगा। तो ज्यादा बड़ा मार्केट ई कॉमर्स पे कौन है? ई कॉमर्स अभी भी अगर हम मैक्सिमम पेनिट्रेशन देखें तो वो है आपका एपरल एंड एसेसरीज में और फुटवेयर में। ये दोनों जगह ऐसी है। और यस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स द मोस्ट पेनिट्रेटेड। आप लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट ज्यादातर ई कॉमर्स से मंगवा रहे हो, ऑनलाइन मोबाइल मंगवा दिया, एम आई राइट? ये 27% से 36% हो जाएगा, बराबर है। एपरल, एसेसरीज, फुटवेयर जो भी 16% है, ये 22% हो जाएगा। तो ये दो जगह है जहां पे आप ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन देखोगे। पर सुपर मार्केट में तो, फूड ग्रोसरीज में तो कौन रहेगा? आपके सुपर स्टोर ही रहेंगे, राइट। दोस्तों ये जो लिस्ट है ये आपके ई टेलर्स की है, जो लोग ऑलरेडी ई कॉमर्स में एक्टिव है। जैसा आप यहां पे देख रहे हो हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस, यानी इनके पास मल्टीपल ब्रांडिंग होती है। कौन सी कंपनियां यहां पे? फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनियां हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स में है। जबकि म्यांत्रा, अजियो टाइप की जो कंपनियां हैं वो वर्टिकल मार्केट प्लेस में है। वर्टिकल मार्केट प्लेस यानी ये मल्टीपल ब्रांडिंग पे फोकस नहीं होता है, बल्कि कुछ लिमिटेड कैटेगरी पे इन लोगों का फोकस होता है। ऑनलाइन ओनली फैशन रिटेलर्स, ऑनलाइन ओनली क्यूरेटर्स, ये कुछ एथनिक प्रोडक्ट पे होते हैं। और ऑनलाइन एक्सटेंशन ऑफ बीएम एंड रिटेलर्स, जैसे आप गो कलर्स, फैब इंडिया, शॉपर स्टॉप, आजकल जो भी रिटेलर है स्टोर वाले, वो लोग ने भी अपने आप को एक्सटेंड किया है ई कॉमर्स में, क्योंकि उनको पता ही है आने वाला समय ई कॉमर्स का है, राइट। तो दोस्तों रिटेल में एपरल अगर बढ़ने वाला है, दोस्तों एपरल की मार्केट साइज आप देख सकते हो पिछले 5 साल में 10% ग्रोथ से बढ़ी भी है। आने वाले 5 साल में हमें 20% के ग्रोथ की उम्मीद है।
सो दिस इज अमॉन्ग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, टिक कर देना चाहिए इसे, राइट। तो दोस्तों ये अप्रैल बिकते कैसे है, ये चार्ट उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसा आप देख सकते हो 2015 में 19% मार्केट खाली ऑर्गेनाइज था। ये 19% ऑर्गेनाइज मार्केट, 81% अनऑर्गेनाइज मार्केट। 19 के ऑर्गेनाइज मार्केट में खाली 3% ई कॉमर्स, 15%, 16% ऑर्गेनाइज मार्केट यानी रिटेलर्स, स्टोर्स से। पर अभी का अगर आप हाल देखो तो 81 का 68% अनऑर्गेनाइज मार्केट हो गया, यानी अनऑर्गेनाइज मार्केट शेयर घट रहा है। ऑर्गेनाइज मार्केट जो 19 था वो अभी 32 हो गया, खाली ये पिछले 5 सालों में। तो लोग ऑर्गेनाइज मार्केट से खरीद रहे हैं। ये 32 में 17% ई कॉमर्स हो गया, यानी ई कॉमर्स ने जबरदस्त जंप लिया 3% से 17%। और आपका जो ऑर्गेनाइज जो स्टोर थे उनके पास अभी भी 15% का मार्केट शेयर रहा है। तो बड़ा किसके पास चंक गया है, ई कॉमर्स में। 2020 में हमें क्या उम्मीद है, 55% खाली अनऑर्गेनाइज रहेगा, 45% विल बी ऑर्गेनाइज्ड ओवरऑल मार्केट। ये 45 में से 22% वुड बी गोइंग टू ई कॉमर्स एंड 23% वुड बी गोइंग टू योर स्टोर्स, राइट। तो अच्छा ग्रोथ ई कॉमर्स और स्टोर में आने वाला है अप्रैल में। सो सीधी बात है, रिटेल में अप्रैल फास्टेस्ट ग्रोइंग। अप्रैल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर वुड बी ग्रोइंग बाय 16%, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर वुड बी ग्रोइंग बाय 25%। और उसमें भी खास ई कॉमर्स बढ़ने वाला है करीबन 48% के कगार से। ह्यूज ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन ई कॉमर्स अप्रैल। सो चलिए, शुरुआत में जो नीलय ने आपको प्रश्न किया था, हु स्पेंड मोर ऑन अप्रैल, मैन और वुमन, उसका जवाब देने का टाइम आ गया है। देखो जनरली लोग तो यही कहते हैं वुमन खर्चा बहुत करती है, राइट, शॉपिंग बहुत करते हैं, लेकिन जवाब वो नहीं है जो हम सोचते हैं। यह है दोस्तों आपके सामने सही जवाब। सो एज यू कैन सी, बड़ा मार्केट जो है वो मेंस वेयर का है, बाद में आता है वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन और बाद में आता है किड्स। तो सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है, मेंस। तो दोस्तों बात जब अभी वुमेन्स अप्रैल की चल रही है तो ये भी समझना होगा कि वो लोग यानी वुमेन्स कहां से खरीदी करते हैं। तो ज्यादा बड़ा स्टेक एज यू कैन सी 52% अभी के समय में ऑनलाइन से खरीदी हो रही है। और ऑनलाइन के बाद अगर कहीं से खरीदी होती है तो 24% का स्टेक आपके ईबीओ के पास जाता है। दोस्तों ईबीओ यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। तो या तो वुमेन्स खरीदी करते हैं ऑनलाइन या तो खरीदते हैं एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स में से, राइट। तो जो कंपनियां ये प्रोवाइड करेगी उनका धंधा अच्छा बढ़ेगा, बराबर कि नहीं। तो वुमेन्स अप्रैल में सबसे ज्यादा बिकता क्या है, चलो मान लिया ऑनलाइन बिकता है और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से बिकता है, पर बिकता क्या है, क्योंकि करीबन 1.6 लाख करोड़ का ये बड़ा मार्केट है। दोस्तों सबसे ज्यादा बिकती है साड़ीज, सलवार कमीज एंड एथनिक वेयर। इनका दोस्तों करीबन ये दोनों को अगर हम मिलाए तो लाख करोड़ का मार्केट तो इन्हीं दो चीजों का है, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हो कौन सी कंपनी कैसे माल बेचती है तो ये आपके सामने है। जैसे मास मार्केट यानी ये सबके लिए प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसमें नाम आते हैं विमार्ट जिनके LFS लार्ज फॉर्मेट स्टोर है, लक्स इंडस्ट्रीज ये भी मास मार्केट के लिए है, रूपा, फिर ये क्या नाम लिखा है, प्रिज्मा वगैरह। मीडियम मार्केट को जो कैटर करते हैं उसमें आपका रिलायंस ट्रेंड आता है, मैक्स, पंचालोन, गो कलर भी मीडियम मार्केट के लिए है, एंड वगैरह वगैरह को और काफी ब्रांड है। प्रीमियम ब्रांड को जो कैटर करते हैं यहाँ पे जारा, मार्क एंड स्पेंसर, एलन सॉली, डब्ल्यू ग्लोबल देसी वगैरह वगैरह। सुपर प्रीमियम में टॉमी हिल्फाइगर, सीके फॉरएवर न्यू वगैरह वगैरह, राइट। तो बताओ मुझे गो कलर्स जो है वो कौन से मार्केट के लिए है, मीडियम मार्केट के लिए है। वो अपनी प्रोडक्ट कैसे कैटर करती है, ईबीओस के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा। डन। दोस्तों इन्हीं सब कंपनियां, जो इतनी सारी कंपनियां देखी, इनके धंधे भी देखे, रेवेन्यू कौन कितना कर रहा है,
राइट। तो सबसे बड़े खिलाड़ियों में जैसे आप देख पा रहे हो आदित्य बिरला फैशन रिटेल खिलाड़ी नंबर 1 सबसे बड़ा है। उनके साथ उनके बाद जो आते हैं उसमें आपका पेज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां और टाइटन जैसी कंपनियां। बाकी गो कलर्स का यहां पे जैसा लास्ट ईयर का डेटा बताया हुआ है ऑलमोस्ट 393 करोड़। दूसरी सारी कंपनियों के डेटा आप अपने पास रख सकते हो जस्ट फॉर योर नॉलेज। जैसे लक्स और रूपा जैसी कंपनियां भी करीबन 1000 करोड़ का टर्नओवर करती है। रेवेन्यू के बाद मेन बात अगर प्रॉफिट की अगर हम करें तो ये चार्ट आपके सामने है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां कुछ ही है, राइट। तो सब प्रॉफिट नहीं कर पाते दोस्तों। प्रॉफिट मेकिंग, तगड़ा प्रॉफिट मेकिंग में किसका नाम आ रहा है? ये पूरा जो आपका लिस्ट है सबसे ज्यादा प्रॉफिट करती है आपकी पेज इंडस्ट्री, करीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट। तो सबसे तगड़े मार्जिन इनके हैं। इवन योर टाइटन का नाम इस लिस्ट में नहीं है बट टाइटन इज नंबर 1 इन प्रॉफिट मेकिंग। तो टाइटन, पेज, Relaxo, these all companies are good profit making companies from these all industries. Return on equity, profit making time की ये return on equity सबकी बताई हुई है। देखो 2021 नहीं लिखा है, 2020 है। तो जब सब प्रॉफिट कर रहे थे तब भी आपका आदित्य बिरला तो उस समय भी लॉस कर रहा था और ज्यादातर कंपनियां लॉस में ही दिखेगी। अगर वो तब लॉस कर रहे थे तो पिछले साल तो इसमें से और कुछ कंपनियां निकल गई होगी। जैसे गो कलर यहां पे प्रॉफिट दिख रहा है, लास्ट ईयर लॉस की है, राइट। तो मूल बात यह है इसमें सिलेक्ट करने लायक कंपनियां वही रहती है जिसका रिटर्न हम शुरुआत से कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि हमें और क्लैरिटी होनी चाहिए कि पूरी इंडस्ट्री में तगड़ी कंपनियां दोस्तों कौन सी है। गो फैशन में ग्रोथ रिटेल का अच्छा है, अप्रैल का अच्छा है तो इसका भी धंधा बढ़ेगा, इसका क्या दूसरी कंपनियों का भी बढ़ेगा। पर हमें अगर प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट चाहिए तो वो शायद यहां पे काम नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी किधर से मिलेगी? ये 2-3 कंपनियों के जो हमने नाम लिए, रिपीट करूं क्या? टाइटन नंबर 1, पेज इंडस्ट्री, रिलैक्सो टाइप ऑफ कंपनीज, दिस 3 कंपनीज फ्रॉम दिस ग्रुप कैन गिव अस कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। तो अब दोस्तों बात आती है आपकी गो फैशन कंपनी की। हमने पहले ही बात की कि ये वुमेन्स बॉटम वेयर अप्रैल पे काम करते हैं। दोस्तों इनका 69% टर्नओवर EBO एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से आता है, राइट। एज यू कैन सी द डेटा, EBO 69% कंट्रीब्यूट करता है और लार्ज फॉर्मेट स्टोर 26% कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑनलाइन का रोल अभी खाली 1% है। अभी ये जो इनके EBO स्टोर्स है ये 446 स्टोर्स 119 फोकस शहरों पे है। नए स्टोर ये लोग हर साल ओपन करते जा रहे हैं। करीबन आप देख पा रहे हो 100 से ज्यादा स्टोर ये लोग हर साल ओपन कर रहे हैं। पिछले साल इन्होंने कम स्टोर ओपन किए क्योंकि कोरोना का इफेक्ट था, राइट। पिछले साल आप देख रहे हो कि इन्होंने जितने स्टोर ओपन किए उतने तो क्लोज भी कर दिए, राइट। पर हम उम्मीद रखेंगे ये कंपनी करीबन 100 स्टोर तो हर साल आने वाले समय में भी ओपन करती जाएगी। तो गो कलर से क्या उम्मीद रखे? देखो प्रायोरिटी कंपनी नहीं है पर फिर भी गो कलर से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखो धंधा तो बढ़ना है। 393 करोड़ का टर्नओवर इनका 2020 का था, पिछले साल खाली 250 करोड़ था। इस साल हम उम्मीद रखेंगे वापस से अच्छा ग्रोथ आ जाए और 400-500 करोड़ का तो टर्नओवर शायद इस साल ये लोग कर ही लेंगे। 2030 आते आते मुझे उम्मीद है ये करीबन 1500 करोड़ का टर्नओवर भी करेंगे। 2030 आते आते हम प्रॉफिटेबिलिटी भी 100-150 करोड़ की तो देखेंगे। 10-12% का तो मार्जिन होना चाहिए ना, राइट। तो भाव भी जो 600 रुपए पे इन्होंने ऑफर किया है, आने वाले 8 साल में हम 1300, 1500, 1400 का भाव भी हम देखेंगे। लेकिन नेगेटिविटी क्या है दोस्तों? यहां पे कंसिस्टेंसी पे डाउट है। जैसा पिछले साल लॉस किया, आने वाले सालों में भी ये कभी कभी लॉस कर लेंगे। तो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, राइट। दोस्तों कंपनी के टाइमलाइन इंटरेस्टिंग है। जस्ट 2010 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। 2011 में इन्होंने पहला कियोस्क अपना चेन्नई में ओपन किया। 2014 में फंड आया, किधर से आया? सिक्विया कैपिटल, जिनका 30% जितना स्टेक है, उन्होंने कब पैसा डाला था? 2014 में, तभी तो 40 रुपए पे मिला होगा, राइट। अभी हम 2020 में 40 पे मांगेंगे थोड़ी ना चलेगा, राइट। 2014 में इन्होंने पहला निवेश किया और फिर अलग अलग ट्रेंच में ये लोग इन्वेस्ट करते चले गए। साथ ही में इन्होंने चेन्नई में अपना पहला स्टोर भी उसी समय ओपन किया।
आज आप देख रहे हो दोस्तों स्टोर कहां पहुंच चुके हैं, 440। 2018 में दूसरा इन्वेस्टमेंट आया इंडिया एडवांटेज फंड की ओर से, तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट आते रहे। 2020 आज हम देख रहे हैं दोस्तों, उन्होंने 2020 में 400 स्टोर क्रॉस किए और 1000 स्टोर तो मेरे हिसाब से आने वाले 5-6 साल में पहुंचने चाहिए। पहुंचेंगे कि नहीं? राइट, जरूर। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या बनता है? देखो, रिटेल में पैसा डालना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो का एक मेजर पोर्शन रिटेल में जाना चाहिए। रिटेल में मूल ये गो फैशन जो कंपनी है, यहां पे पैसा थोड़ा रिस्की है, राइट। सेल्स करने वाली कंपनी आपकी टाइटन है, बड़ी, पेज को गिन सकते हो, रिलैक्सो को गिन सकते हो, कुछ इन कंपनियों में अच्छा पैसा डाल सकते हैं। उनके अलावा अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो यही 3 कंपनियां हाईली प्रॉफिटेबल है। बाकी भी बहुत सी कंपनी प्रॉफिट करती है, पर देखो तगड़े मार्जिन, अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म में पैसा आपका रिटेल में बनेगा, पर फिर भी दोस्तों हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो जिंदगी भर कंसिस्टेंटली हमें पैसा दे सके, तो सब कंपनी नहीं देगी। गो फैशन पे हम वो लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंसी की उम्मीद दोस्तों नहीं रख सकते, राइट। तो चलो दोस्तों, स्टार रेटिंग देने का टाइम आ गया। कितना रेटिंग दे? स्टार फॉर इमर्जिंग इंडस्ट्री, 1 स्टार देना चाहिए इमर्जिंग इंडस्ट्री का, क्योंकि इमर्जिंग इंडस्ट्री है तो उनको एक नेचुरल वे में बिजनेस में सपोर्ट मिलेगा, सेल्स ग्रोथ होगा, पर सेल्स में 0 स्टार। कोई बड़ा धंधा नहीं है 300 करोड़, यानी प्रॉफिट में 0 स्टार, कभी कभी लॉसेस कर देते हैं, राइट। कंसिस्टेंसी में 0 स्टार। सॉल्वेंसी डेट फ्री है, चलो 1 स्टार और दे देते तो 2 स्टार हुए, टोटल 2 स्टार जाएंगे। 5 स्टार किधर जाएगा? टाइटन को जाएगा, पेज को जाएगा, रिलैक्सो को जाएगा, राइट फ्रेंड्स। So this was the friends overall research for your Go Fashion and overall research for your apparel industry। हमारा बिल्कुल पर्पस नहीं था कि आपको 5 मिनट में फटाफट रिसर्च बता दे, आपको ये बोल दे क्या करे आईपीओ का, ऐसा नहीं है दोस्तों। पैसा डाल रहे लंबे समय के लिए तो क्लियरिटी चाहिए, कहां पे पैसा बढ़ेगा, कौन सी कंपनी हमें जिंदगी भर के लिए वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। रिसर्च पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिएगा। आपको इसी प्रकार के रिपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमारी रिसर्च की पद्धति को सीखना चाहते हो, ऑनलाइन वर्कशॉप्स हमारे होते ही है, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन कांटेक्ट थ्रू दिस द गिवन टोल फ्री नंबर और यू कैन डाउनलोड अवर ऐप। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ये पूरा आधा घंटा रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।